बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, राइट। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो नोन एज एयर प्रेशर। अब चाहे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलिए या आप उसे एयर प्रेशर बोलिए, दोनों बात एक ही है। अभी क्या होता है देखिए, इट इज़ दी वेट exerted weight exerted by a column of air on the earth's surface। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये एक वेट एक्सर्ट करता है, एक कॉलम है एयर का, कहाँ, अर्थ के सरफेस पे। और अगर इसे डायग्राम से समझें तो हमें क्या समझ में आएगा। देखिए ये नीचे वाला हमारा मानते हैं क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और इसको मान लेते हैं ये हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम एयर प्रेशर कह सकते हैं। उसका एक कॉलम हमने मान लिया है, तो ये कॉलम है। अब ये जितना नीचे हमारे सरफेस पे वेट या भार दे रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। आगे देखते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मीटियोरोलॉजी। यानी कि जो मेट्रोलॉजी होती है जिसमें हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, उसमें ये एक बेसिक एलिमेंट है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो हमारा ये एयर प्रेशर है, इसी की वजह से हमें हमारा वेदर पैटर्न मिलता है। और हम सभी जानते हैं जब वेदर पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, 30 सालों के लिए काम करता है, तो वो क्लाइमेट कंडीशन बन जाता है। सो व्हाट आई मीन टू से, वेदर पैटर्न का बेसिक कंपोनेंट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यही वेदर पैटर्न आगे चल के क्लाइमेट कंडीशन निर्धारित करते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं, ये प्रेशर है तो ऑब्वियसली इसको मेजर किया जाता होगा, इसकी यूनिट होगी। तो देखते हैं, एपी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड बाय द कंपोनेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है वो है आपका बैरोमीटर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या कंपोनेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका बैरोमीटर। अब ये कैसे, इसमें हमने यूनिट क्या इस्तेमाल करी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मिली बार। जैसे शॉर्ट स्मॉल एम स्मॉल बी का इस्तेमाल किया जाता है मिली बार के लिए, ये भी याद रखना आप लोगों ने। अब जो मिली बार है, ये क्या है आपका, ये है आपका 1 मिली बार इक्वल्स टू फोर्स ऑफ 1 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1 ग्राम की जो फोर्स है जो आपके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे लगेगी, वो होता है हमारा 1 मिलीबार, ठीक है। और इसे जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो होता है बैरोमीटर। तो ये हमने देखा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक एयर प्रेशर क्या होता है, राइट। अब आगे देखते हैं, इसमें हम देखेंगे इसके 2 मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेन फैक्टर्स contribute to the pressure differences that result the high and low pressure system। यानी कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसे हम एयर प्रेशर भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेसिक कंपोनेंट है, एक फंडामेंटल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के लिए या क्लाइमेट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो विंड का मूवमेंट होता है, ये प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो विंड है, हम जानते हैं अच्छी तरह, जो विंड है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यानी कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस होते हैं, इसी की वजह से विंड का मूवमेंट होता है, और इस विंड के मूवमेंट की वजह से वेदर चेंजेस होते हैं, और इवेंचुअली हमें क्लाइमेट कंडीशन मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, राइट। तो इसमें जो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, ये जो वेरिएशन होते हैं, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, उसके होने के 2 कारण माने जाते हैं, 2 फैक्टर्स हैं, राइट। तो वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपके, एक है आपका थर्मल फैक्टर, दूसरा है आपका डायनेमिक फैक्टर। थर्मल फैक्टर और डायनेमिक फैक्टर। अब हम स्टार्टिंग करेंगे थर्मल फैक्टर से, राइट। अब हम समझेंगे थर्मल फैक्टर क्या है, जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल फैक्टर। देखिए इसमें सिंपल सा बात है, इसमें आपको एक हीट और उसका क्या रिलेशन है इसके साथ, डेंसिटी के साथ, वो समझना है, सिंपल सा। तो आइए समझते हैं हीट और डेंसिटी का क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड। हम जानते ही हैं हवा को अगर हीट मिलेगी, हवा गर्म होगी तो फैलेगी, इट एक्सपेंड्स, राइट। रिजल्टिंग इन अ ड्रॉप इन डेंसिटी एंड क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। अब हमने क्या देखा, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एक पहला बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हवा ठंडी है, तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एक एग्जांपल, ठीक है। क्लोजली पैक तो नहीं होंगे, कोई सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, तो इतना ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कैसी बात कर रहा हूँ। तो ये पहली कंडीशन है, ये कोल्ड एयर हमारी। अब मैं दूसरी कंडीशन में मैंने हीट किया है, तो आफ्टर हीट हमें क्या मिलता है, इस तरह का पैटर्न दिखेगा, राइट। ये थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, ठीक है, और ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। तो जो 1 और 2 है, वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 1 से जब मैं 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, जो डेंसिटी है वो मिनिमाइज हो रही है, राइट। और डेंसिटी जब मिनिमाइज हो रही है तो ऑब्वियसली मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर, राइट। तो इसीलिए हमने ये देखा कि हीट की वजह से क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और इसी का उल्टा यानी कि ठंड की वजह से अगर कोल्ड होगा तो हमारा क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो इस थर्मल से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, राइट। और अगर मैं ट्रोपोस्फियर के नीचे बात कर रहा हूँ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हीट भी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या हीट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर। और इसी का वैसा वर्सा, अगर टेम्परेचर कम होगा यानी कि कोल्ड होगा
कंपेरेटिवली तो टेम्परेचर, माफ कीजिएगा, जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाई। तो ये हमने इससे डिराइव किया, राइट। तो यही सिस्टम कहलाता है थर्मल फैक्टर, जिसमें हमें दिखता है कहीं ना कहीं जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन से मेरा क्या तात्पर्य है, यहाँ पर इंसुलेशन का जो मेजर पार्ट है वो है आपका सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन की वजह से ही हमें दिखता है कि यहाँ पर ये आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, और जिसका मेन कारण है जो इंसुलेशन रिसीव होता है अर्थ को, वो बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये है आपका थर्मल फैक्टर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमने देखा था वो है हमारा डायनेमिक फैक्टर्स। डायनेमिक फैक्टर्स ये क्या है, तो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। तो ये जो डायनेमिक फैक्टर है, डायनेमिक फैक्टर्स सच एज प्रेशर ग्रेडियंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट्स, फोर्सेस एंड दी अर्थ्स रोटेशन। और हम सभी जानते हैं कि 1835 से हमें यह पता चला है कि अर्थ रोटेशन की वजह से एक कोरियोलिस फोर्स आती है। क्या आती है? कोरियोलिस फोर्स। फ्रेंच के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये कोरियोलिस, तो 1835 में इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ का इन्वेंशन कर दिया था, कोरियोलिस का। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि द अर्थ रोटेशन कॉमा ऑल्सो प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो ये थ्योरी लिखी हमने, आप इस थ्योरी को समझते हैं हमने लिखा क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, एक प्रेशर बेल्ट की बात की गई है, किसकी बात की गई है? प्रेशर बेल्ट की बात की गई है, जिसको ये जो प्रेशर बेल्ट बनती है इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक है आपका प्रेशर ग्रेडियंट्स और दूसरा है आपका कोरियोलिस। अगर हम इन दोनों को समझ जाएं, प्रेशर ग्रेडियंट्स और कोरियोलिस की वजह से क्या होता है, तो हम इस प्रेशर बेल्ट को भी समझ जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, बेल्ट नहीं है, ग्रेडियंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट्स, राइट, ठीक है। एक सेकंड, इसका यहाँ पर होगा जो हमारा डायनेमिक फैक्टर है, डायनेमिक फैक्टर जो है उसके पीछे दो कारण है, ठीक है। दो कौन से? प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स जो अर्थ की रोटेशन की वजह से आती है। अगर हम ये प्रेशर ग्रेडियंट्स और कोरियोलिस को समझ जाए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये डायनेमिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ये दो कंपोनेंट हमें समझने पड़ेंगे फॉर दिस डायनेमिक फैक्टर, राइट। तो प्रेशर ग्रेडियंट को पहले समझ लेते हैं। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन एयर प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द अर्थ्स सरफेस। यानी कि ये क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ, एक रेट है चेंज इन द एयर प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए हम जानते हैं अच्छी तरह कि देखिए क्या होता है ना कि आपका जो अभी हमने देखा कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किससे है? वो है हीट से। और हमने देखा है कि हीट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, है ना। हमने भी देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा अगर हीट बढ़ेगी, और इसी का वैसा होगा कि हाई प्रेशर कब होगा? प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हीट कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा था कि हीट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, यानी कि लो प्रेशर फॉर्म होगा, और इसी का वैसा। अब ये जो हीट वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो गर्मी वाला है, इसके पीछे अलग अलग कंपोनेंट काम करते हैं। जैसे ऑब्वियसली सबसे मेजर पार्ट है हीट के लिए, जो मेजर पार्ट है वो है आपका सोलर रेडिएशन। बट सोलर रेडिएशन के अलावा भी इस हीट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक और फैक्टर है आपका, वो है आपका लैटिट्यूड। आप जानते ही हैं कि जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा, यानी कि आप इक्वेटर से जितना पोल्स की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो हीट है वो मिनिमाइज होगा। तो ये भी हमें दिखा है, एक फैक्टर है। एक और फैक्टर है वो है आपका एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड में भी हम अच्छी तरह जानते हैं, जितना मेरा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उतना कहीं ना कहीं मेरी हीट क्या होगी? कम होगी। तो ये भी फैक्टर रहता है, राइट। इसीलिए अब ये बातें हमें और फैक्टर्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पर अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम इन तीनों को एक साथ कंसीडर करें तो हमें क्या समझ में आएगा? देखिए हमें ये समझ में आएगा, जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ कि 21 जून को आप सभी जानते हैं जो डायरेक्ट सन रेडिएशन होते हैं वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली एक बेसिकली एक लैटिट्यूड है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि जो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डायरेक्ट सन रेडिएशन कहाँ पड़ता है? हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो असल में एक लैटिट्यूड है। अब इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, टेक एन एग्जांपल, ये मेरा एक लैटिट्यूड है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे, जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और सन यहाँ पर है। तो मेरा सारा का सारा इस तरह से कुछ, जैसे लैटिट्यूड्स को हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं, तो मेरा जो ये सारी की सारी जो लाइन दिखाई है मैंने आपको रेड से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाया है, तो मेरा इसी के ऊपर सेम, यानी कि सेम क्या होना चाहिए? एयर प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि कॉमन होगा ना एयर प्रेशर, क्योंकि सब जगह हीट एक सी है। तो ये भी इसी के ऊपर अलाइन होना चाहिए। येलो से मैं दिखा रहा हूँ आपको एयर प्रेशर, रेड से मैंने आपको दिखा रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई रिपीट, ये जो रेड है इससे मैंने आपको दिखाया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो मैंने येलो का इस्तेमाल किया है उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ एयर प्रेशर, ए भी मतलब एयर प्रेशर। तो ये मैंने आपको समझाया कि अगर सिर्फ सोलर रेडिएशन को ही कंसीडर करते तो ऑब्वियसली जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसी के अलाइन हो जाता हमारा एयर प्रेशर। तो ऐसा नहीं है, होता क्या है, फिर मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए रेड से मैं बना रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक लैटिट्यूड बना रहा हूँ, और यहाँ पर एयर प्रेशर कुछ मैं ऐसा बना रहा हूँ ये। तो ये एयर प्रेशर मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्यों उसमें मैंने एक
एक मेंडरिंग शेप दिया, आप देखेंगे क्यों, क्योंकि ये मेंडरिंग शेप देने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमें और बातों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ की जो टोपोग्राफी है और बातें भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। जो अलग अलग टोपोग्राफी होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, एल्टीट्यूड भी मैटर करता है, राइट, क्योंकि एल्टीट्यूड आपको कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट से भी मिलाता है। वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे ट्रोपोस्फियर के, इसको हम ट्रोपोस्फियर मान लेते हैं, ये मेरा ट्रोपोस्फियर है, तो ज़्यादा वाटर कंटेंट मुझे कहाँ दिखेंगे, नीचे नीचे ज़्यादा डेंस वाटर मॉलिक्यूल दिखते हैं और ऊपर मुझे कम दिखाई देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं इसमें, हीटिंग प्रोसेस में, राइट। तो जितना एल्टीट्यूड बढ़ेगा ऑब्वियसली मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स के जो कंपोनेंट है, जो मॉलिक्यूल्स में कम होते जाएंगे, तो इसकी वजह से हीट में डिफरेंस आएगा। और कहीं ना कहीं पर हमारे इतने बड़े बड़े इतने ऊंचाई तक हमारे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर कवरिंग रहती है स्नो की, तो वो भी मैटर करता है, राइट। तो समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ सोलर रेडिएशन के आधार पर प्रेशर मेंटेन नहीं होता, और भी कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए मैंने ये येलो वाला लैटिट्यूड का लाइन नहीं बनाया, राइट। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि जो एयर प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं वो कभी भी लैटिट्यूड के लाइन नहीं होते। और येलो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाला येलो वाला पॉइंट, ये जो येलो लाइन मैं जूम कर रहा हूँ नीचे, तो येलो वाला जो मैंने आपको दिखाया ये इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिमिलरिटी है कि यहाँ पर हर पॉइंट पे टेम्परेचर एक सा है, हर पॉइंट पे टेम्परेचर एक सा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इक्वल प्रेशर है। इसीलिए इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं, इस तरह की लाइंस जहाँ पर इक्वल प्रेशर होता है, इसको हम कहते हैं आइसोबार। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार का मतलब होता है लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर। अब मुझे उम्मीद है ये आप सीखे होंगे व्हाट इज आइसोबार, जहाँ पर सारा का सारा प्रेशर कॉमन होता है। अब ऐसे ही जो मैंने आइसोबार बनाया आपको, ऐसे ही हमारे आइसोबार बने हुए होते हैं, कुछ इस तरह के आपको दिखेंगे। इस तरह से एक आइसोबार बना हुआ है, फिर आप देखोगे दूसरा आइसोबार भी बना होगा, राइट, इस तरह से, राइट। और इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दो आइसोबार मैंने आपको दिखाया, और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ येलो वाले का जो प्रेशर है, येलो वाले का जो प्रेशर है वो ग्रेटर है इससे, जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाले के प्रेशर से ग्रेटर है। यानी कि येलो वाले का प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑरेंज वाले के प्रेशर से। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो विंड का मूवमेंट होता है वो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो येलो वाले में अगर हाई प्रेशर बना हुआ है तो जो मेरा विंड का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया है। अगर मैंने बोला येलो वाले का प्रेशर ज़्यादा है तो मूवमेंट जो होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि येलो में क्या है हमारा हाई प्रेशर कंपैरेटिवली, तो मूवमेंट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आप देखिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाएंगे कि एक आइसोबार क्या होता है, आइसोबार जहाँ इक्वल प्रेशर होता है, और इसकी वजह से हमें डिफरेंट आइसोबार दिखते हैं एक समय पर, क्योंकि जो सन रेडिएशन है, इंसुलेशन है, वो मूवमेंट में रहता है, सन तो मूवमेंट में रहता है, तो इसलिए आपके आइसोबार जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको हम डायनामिक फैक्टर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सन मूवमेंट होता रहता है। तो आइसोबार चेंजेस की वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा एयर का मूवमेंट होता है। अब मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब इससे हमें आगे समझने वाली बात है, ये बात याद रखनी है आपने। अब जैसे मैं यहाँ पर फिर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया, एक आइसोबार मैंने ये दिखा दिया आपको, ठीक है, ये आइसोबार दिखा रहा हूँ मैं आपको, रेड से दिखा रहा हूँ, ये आइसोबार है, ठीक है, आइसोबार है। वैसे ब्लू से आइसोबार दिखा रहा हूँ, वैसे रेड से आइसोबार दिखा रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो ये पहली कंडीशन मैंने आपको ये आइसोबार दिखाई, ये पहली कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको। दूसरी कंडीशन में आपको क्या दिखा रहा हूँ कि ये आइसोबार है, रेड वाला बनाया मैंने, फिर मैंने ब्लू वाला बनाया, फिर मैंने ब्लैक वाला बनाया, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में देखिए, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस में डिफरेंस दिखा होगा, डिफरेंस में डिफरेंस दिखा होगा। कैसे? कंडीशन वन में जो डिफरेंस है, कंडीशन वन में जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका, डिस्टेंस का, वो आपको मिनिमम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। वैसे ही नीचे आप जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली मैक्सिमम दिख रहा होगा, राइट, ठीक है। अब जो नंबर वन मैंने बताया है जिसमें आपको स्पेसिंग क्लोज दिख रही है, स्पेसिंग क्या दिख रही है, क्लोज दिख रही है, तो यहाँ पर होता है आपका स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट्स कहते हैं, यहाँ पर बनते हैं स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट्स, यानी कि ये नज़दीक होते हैं तो यहाँ क्या बनता है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, और जब ये दूर होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दूर होती है, तो यहाँ पर बनते हैं वीक प्रेशर ग्रेडियंट्स, राइट। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह लिखनी है कि हमारा वीक प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट्स क्या होता है, राइट। अब स्ट्रॉन्ग जो है और जो वीक जो है, स्ट्रॉन्ग में आपको क्लाइमेट जो है या जो वेदरिंग है वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखेगी कंपैरेटिवली वीक है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है ये है आपका डायनामिक फैक्टर, ठीक है, जिसमें हमने प्रेशर ग्रेडियंट्स को पढ़ा। अब दूसरा है हमारा, यहाँ पर हमने पहले चर्चा करी थी, जैसे ये देखिए प्रेशर ग्रेडियंट्स हम समझ चुके हैं। तो इवेंचुअली हमने प्रेशर ग्रेडियंट्स में क्या देखा, स्पेसिंग अगर क्लोज होगी, स्पेसिंग अगर क्लोज होगी तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो वो वीक प्रेशर ग्रेडियंट होगा। अब देखिए कोरियलिस की वजह से क्या होता है, कोरियलिस की वजह से क्या होता है कि कोरियलिस की वजह से हमारा जो मूवमेंट है, जो हवाएं हैं वो मूव करती हैं। कैसे? देखिए जब मैं अभी आगे हमारे टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कोरियलिस की वजह से हमें दिखता है कि जो अर्थ है वो नदर, एक सेकंड, हमें क्या दिखता है कोरियलिस की वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो हवाएं हैं वो राइट को डिविएट हो जाती हैं, कहाँ को, राइट को। तो आप देखिएगा ध्यान से मैंने कैसे किया है, जो हवाएं अपनी निकल रही हैं सोर्स से, ये सोर्स है, तो हमेशा कहाँ को डिविएट हो जाती है, राइट को, राइट। और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में इसका वाइस वर्सा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ये देखिए, और ऊपर से कोई आ रही है तो इधर से। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो हमारा कोरियलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि टेक एन एग्जांपल, अगर मैं नदन को लूँ, अगर मैं इसी नदन को लूँ और यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ मैं, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, राइट, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रेशर मेरा, चाहे वो लो प्रेशर या हाई प्रेशर है, टेक एन एग्जांपल, हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है, एक्स पे बन रहा है, ठीक है, तो वही हाई प्रेशर वाई की तरफ मेरा नदन हेमिस्फीयर में तो थोड़ा इस साइड बनेगा, एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगा? ऐसे,
ऐसे बनेगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस। यानी कि मैंने क्या समझाया आपको, जो आपको इस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट्स मिलते हैं ना ये वाले, एक तो इसमें टोपोग्राफी का भी मैटर करता है ना, टोपोग्राफी मैटर करती है, क्योंकि हम अभी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेशर के लिए हमें एक सा टोपोग्राफी चाहिए। बट आई मीन टू से अगर लो प्रेशर की बात करते हैं या हाई प्रेशर की बात करते हैं, एग्जांपल मैं हाई प्रेशर की बात करूँ, हाई प्रेशर मतलब ठंडा, तो हो सकता है इस वाले पॉइंट में यहाँ पर सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, यहाँ पर सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, यहाँ पर सबसे ऊंची माउंटेन पीक है और यहाँ पर सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। तो होगा क्या, जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक होती है वहीं पर हमारा हाई प्रेशर बनेगा क्योंकि वहाँ ठंडा है। तो इसीलिए एक तो ये रीजन होता है टोपोग्राफी, जिसमें आपको ये मेंडरिंग दिख रही है, और ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिवीजन होता है इस तरह का राइट और लेफ्ट वाला, वो कोरियोलिस की वजह से भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डिवीजन होते हैं, ये जो स्पाइरल मूवमेंट आपको दिख रहा है, इसमें कोरियोलिस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। इन शॉर्ट ज़्यादा मैटर हमारा टोपोग्राफी में जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं, ये ज़्यादा मैटर करते हैं, राइट। तो इसको कंसोलिडेट करेंगे, मैं इसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो एयर प्रेशर होता है उसको हमने दो में पढ़ा, एक पढ़ा हमने थर्मल इफेक्ट और एक पढ़ा हमने डायनेमिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट और डायनेमिक इफेक्ट। और थर्मल इफेक्ट तो सिंपल सा है, जिसमें हमने क्या देखा है कि एक डेंसिटी और प्रेशर का संबंध देखा है कि डेंसिटी अगर हाई होगी तो प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और डेंसिटी लो होगी तो प्रेशर भी लो प्रेशर हो जाएगा, और डिपेंड करता है वो हीट पे, ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट से होगा। और डायनेमिक में हमने क्या पढ़ा, डायनेमिक में हमने पढ़ा आपका प्रेशर ग्रेडियंट्स, क्या पढ़े, प्रेशर ग्रेडियंट्स। और प्रेशर ग्रेडियंट्स में हमने क्या देखा, अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं, ये नज़दीक हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर ये दूर हैं तो ये वीक होंगे, राइट। तो ये हमने पढ़ा अबाउट दी प्रेशर, और जिसकी यूनिट क्या है, मिलीबार। मिलीबार मतलब कि स्क्वायर सेंटीमीटर पे जो 1 ग्राम का फोर्स जनरेट होता है उसको हम कहते हैं मिलीबार, राइट। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये वाला जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये छोटा सा टॉपिक जो है ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया, नहीं आएगा तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं साइन आउट कर रहा हूँ, जय हिंद गाइस।